की से भी मतलब बेरोजगारी की वजह से मजबूर है अपने पुश्तैनी जमीन बेचकर भी अब उनको बाहर जाना पड़ता है डंकी के 2 नंबर के रास्ते से, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। वो क्राइम पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं आपको एनसीआरबी का डेटा बताऊं कि हर कितने बच्चे 35,950 बच्चों ने सुसाइड कमिट किया है। 35,950 कोई छोटा आंकड़ा है? कितने, ये आंकड़ा है 2019 से 2021 का, एनसीआरबी का डेटा कोट कर रहा हूं मैं आपको। हर 5वें दिन एक युवा जो है वो हरियाणा के अंदर ड्रग ओवरडोज से मर रहा है, जो कि नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है, पंजाब से भी ज्यादा है। ड्रग की तरफ जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है, क्राइम की तरफ जा रहा है, क्योंकि इनके पास नौकरियां नहीं है। नौकरियों की बात कर से याद आया, मैं इनको एक दो ये भी आंकड़ा बताता हूं कि एचसीएस की एग्जीक्यूटिव ब्रांच की 100 पोस्टों में से इन्होंने 39 खाली छोड़ दी, 61 भरी। एडीयू एग्रीकल्चर की 600 में से 550 खाली छोड़ दी। मतलब 550, 600 में से 550 वेकेंट छोड़ी है इन्होंने, केवल 50 की चयन किया है। सीजीटी म्यूजिक 80 में से 25 भरी है, 55 खाली छोड़ दी। लेक्चरर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की इलेक्ट्रिकल की 61 में से 40 भरी, 21 खाली छोड़ दी। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की 287 में से 192 भरी, 95 खाली छोड़ दी। लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 44 में से 34 भरी, 10 खाली छोड़ दी। लेक्चरर इंस्ट्रूमेंटेशन की 17 में से 8 भरी, 9 खाली छोड़ दी। एचपीएससी सवाल रजत जी इसलिए उठ रहे हैं 224 में से जो आंकड़े आप रख रहे हैं ये आंकड़े काफी लंबे हो सकते हैं। ठीक है, आप नहीं, मैं आंकड़े उसमें से आपको एक दो और बताता हूं, क्योंकि कुछ तो अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता उन्होंने बोल दी। लेकिन मैं आपको एक 2019 की एसडीओ की भर्ती भी बताता हूँ इलेक्ट्रिकल की, वो भी बड़े चौंकाने वाले हैं। 80 में से इनको मात्र 2 हरियाणा के मिले। एक 2019 की असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बता देता हूं, उसमें से 18 में से 11 इन्होंने बाहर के लिए। मतलब आप हाल देखिए, क्या हरियाणा के बच्चों को इसी अनुपात में अदर स्टेट्स में लिया चयन होता है उनका। वो तो चलो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आईएएस आईपीएस में भी आते हैं हरियाणा के बच्चे, लेकिन हरियाणा में उनके लिए नौकरी क्यों नहीं है? जो बच्चा आईएएस आईपीएस में आ सकता है। ये सवाल उठता है और इस सवाल पर जरूर चर्चा करेंगे। और मैं गुरमीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी क्वेश्चन को ऐड ऑन करते हुए। गुरमीत जी, आपसे सबसे पहले तो जो 7 पदों पर पहले तो जो नियुक्तियां थी इन्हें रद्द किया गया है, ये बड़ा विषय है कि आपके हिसाब से आप इसे किस तरह से देख रहे हैं कि अगर कोई भी नियुक्ति होती है, कोई भी भर्ती निकाली जाती है और एकाएक उसे रद्द किया जाता है, तो इसका सोशल और एक छात्र के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम सोचें तो कितना बड़ा असर देखने को मिलता है? क्या इसकी मुख्य वजह मानी जाए? और दूसरा फैक्टर, लगातार देखिए हरियाणा के अंदर हरियाणा वर्सेस आउटसाइडर का एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है। चाहे अभी हम कांग्रेस की बात कर लें, रजत जी भी ये आंकड़े रख रहे थे, तो ये क्या आपको लगता है कि वाजिब है ये सवाल उठना? और अगर उठना वाजिब है तो कितना सही है? देखिए, 2 बातें। पहली बात तो जो भर्ती अभी रद्द की गई उसको तब तक उसके स्पेसिफिक डिटेल ना, उसके क्या कारण रहे क्या कारण नहीं रहे, तब तक उस पर टिप्पणी करना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब भी कोई प्रक्रिया बाधित होती है तो युवाओं में एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। और बहुत बड़ी वो एक ऐसी स्टेज होती है जो आप मानिए 20 से 25-30 साल के बीच की, जो उनको अपना जीवन का पूरा भविष्य उनका उस दौरान निर्भर करता है। और हमारे देश में अभी भी सरकारी नौकरियों की तरफ लोग देखते हैं और उसे रोजगार के एक स्थायी या बेहतर विकल्प के तौर पर लोग पाते हैं। हम जितना भी स्टार्टअप कह लें या हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लें या और बातें कर लें, तो इसलिए नौकरियों का मुद्दा हमेशा ही संजीदा रहता है। और जहां तक प्रक्रिया की बात है, नेचुरली जब कोई एग्जाम रद्द होता है या दोबारा होता है या कोई भर्ती रद्द होती है तो कहीं ना कहीं प्रक्रियागत खामी होती है, और उसको दुरुस्त करना जो संबंधित संस्थाएं हैं, चाहे वो आयोग हो या वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या एचपीएससी हो या और उनकी जिम्मेदारी है। जहां तक भर्ती की बात है, मैंने जैसे बताया कि पहले भी मैंने ये बात कही कि हरियाणा में अगर आप बाकी राज्यों से तुलना करेंगे, अगर खासतौर पर पड़ोसी राज्यों से तुलना करेंगे, तो आप ये मैं नहीं कह रहा कि सुधार की गुंजाइश नहीं है, सुधार तो होना चाहिए और त्वरित होना चाहिए। प्रक्रिया अब आजकल हुआ क्या है, जो हमारे साथी हैं वो भी उससे अवगत होंगे, वो हर जगह अब क्योंकि मारामारी या संख्या अधिक होने की वजह से प्रीलिम्स होने लगा,
जैसे हम पहले सुनते थे केवल आईएएस में या पीसीएस में या एचसीएस वगैरह में प्रीलिम परीक्षा होती थी, वैसे अब आपने अगर ताजा देखा हो तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई है पीछे या चल रही है अभी, उसमें भी पहले प्रीलिम परीक्षा हुई, स्क्रीनिंग, फिर एक सब्जेक्ट एफिशिएंसी टेस्ट लिया गया, एक दूसरा जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का था, और फिर इंटरव्यू। इन 3 प्रक्रियाओं में समय लगता है। अब उसके लिए अपने अपने तर्क हो सकते हैं कि जी कैसे करें, अगर नहीं छटनी करेंगे। अच्छा, वो भी तब होता है जब बच्चे अनिवार्य अर्हता जो होती है, मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात करें तो इसमें यूजीसी का जो परीक्षा होती है वो उसकी अर्हता होती है बनने के लिए। कई जगहों पर उसके बाद सीधा इंटरव्यू विश्वविद्यालय वगैरह में होता भी है, लेकिन अब कमीशन में लगभग सभी राज्यों में ये रवायत शुरू हो गई। तो एक तो यही है कि वो प्रक्रिया ये लंबी हो जाती है, उसकी वजह से बच्चों में आती है। और फिर अगर उस लंबी में भी, अब देखिए जो दूसरा आपका पक्ष है सवाल का, जिसपे हमारे साथी शायद सहमत नहीं होंगे, ये जो हरियाणा बनाम आउटसाइडर वाली बात है। पहली बात तो ये बताइए मुझे कि यदि आवेदन कोई निकलता है, मान लीजिए कमीशन कोई आवेदन निकालती है, उसमें या तो लिख दे कि भाई बाहर के लोग आवेदन ही नहीं कर सकते, या हम ये मान लें कि नहीं जी कोई बेईमानी हो रही है उसमें इसलिए बाहर भाई अगर एक बार किसी प्रतिभागी ने आवेदन किया और उसने फीस दी उसकी, और वो फीस कोई छोटी नहीं होती है, अगर आप संख्या निकालेंगे ना तो आप पाएंगे कि बहुत सारी आय उससे होती है। इवन की जो ऑब्जेक्शन लगाने होते हैं उसके लिए भी बच्चों को पैसे देने पड़ते हैं। मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन गलत आया हो, बिल्कुल प्रति सवाल के हिसाब से उन्हें फीस पे करनी होती है। तो अगर वो देश में लोग, मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पे भी कि लोग केरल से, हरियाणा, अपने गुजरात से, तमिलनाडु तक से यहाँ पर परीक्षाएं देने आते हैं। अब वो परीक्षाएं देने आते हैं तो जब कॉपी चेक हो रही होती है तो उसमें तो हरियाणा और नॉन हरियाणा कोई पता नहीं लगता। हम लोग भी कई बार इस प्रकार के प्रक्रियाओं में देखते हैं। तो ये जो एक मुद्दा लगातार उठता चला जा रहा है, लगातार उठता चला, ऐसे तो कल को ये भी हो सकता है कि जी जो अधिकारी है वो बाहर से नहीं आने चाहिए, फिर वो जो ऑल इंडिया सर्विसेज के आते हैं। तो मुझे लगता है वो वाला पक्ष पे जो तवज्जो अधिक है, वो अगर कहीं कोई प्रक्रियागत गड़बड़ी है, किसी ने कोई अनुचित साधन से कोई प्रयास करके नौकरी हासिल की है, कहीं रिश्वत देके हासिल की है, फिर वो गलत है। लेकिन जब आप एक बार ओपन प्रतिस्पर्धा रखते हैं, हमारे बच्चे भी बाहर जाकर प्रतिस्पर्धा में शामिल होते हैं, तो इसलिए इस मुद्दे की जगह हमारी प्रक्रिया अच्छी हो, पारदर्शी हो और त्वरित हो। और जैसे मैं बार बार गुरमीत जी, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ हरियाणा तक सीमित है। हरियाणा के बच्चे उत्तर प्रदेश में जाके स्टेट पीसीएस की अगर हम बात करते हैं, यूपी पीसीएस का एग्जाम देते हैं, उत्तराखंड में आयोजित होता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर राज्य में होता है। नहीं, ये देश को एक यूनिट मानना चाहिए। अगर ऐसे हम करेंगे तो मैं तो इसको सही नहीं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पे। मैंने फिर कहा कि अगर कोई गड़बड़ी के द्वारा प्राप्त करता है, अगर कोई अनुचित, जैसे कई बार ये उदाहरण देते हैं, शायद ये लोग भी अभी देंगे अगले राउंड में, कि जी कई जगहों पर मार्क्स जो है उसका वेटेज उन लोगों को ज्यादा मिल जाता है, जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मार्क्स का वेटेज कई बार मिलता है। तो उन चीजों को आप दुरुस्त कर सकते हैं। आप जो अपनी परीक्षा ले रहे हैं उसके आधार पर आप चयन करें। तो इसलिए अगर एक देश में हम इस प्रकार से सीमित करते चले जाएंगे, फिर तो मैं वही बता रहा हूँ ना, फिर तो जैसे और होता ही है, हरियाणा में कौन सा नहीं होता था, शुरू से होता है कि जो मुख्यमंत्री है उनके हल्के पे जी ज्यादा नौकरियां लग गई, तो फिर तो कल को ये भी होगा कि भाई जिलों में बांट दो अनुपात के हिसाब से और फिर आगे बांट दो। तो ये तो दृष्टिकोण उचित नहीं। मुझे हाँ ये जरूर लगता है कि अगर यूपीएससी हमारे देश में अच्छे से एग्जाम करवा सकती है तो क्यों नहीं स्टेट सर्विस कमीशन भी उस प्रकार से सीख के एग्जाम करवा सकते हैं। और जो मैं पहली बात जहां से मैंने शुरू की थी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप भी जानते हैं कि पंजाब और अगर हिमाचल प्रदेश वगैरह से आप तुलना करेंगे तो फिर भी हमारे यहाँ पर हरियाणा में चाहे आर्थिक स्थिति बेहतर हो उसकी वजह से या जैसे भी, कम से कम जो बच्चे चयन होते हैं उनको तनख्वाह पूरी मिलती है। उन राज्यों में तो पूरी तनख्वाह, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, आपकी जानकारी के लिए, उनमें पहले 3 वर्षों तक तनख्वाह भी जो बेसिक है वो केवल मिलती है, जिसमें काफी अंतर पड़ता है। आधी तनख्वाह भी नहीं मिलती उनको। यानी जो मान लीजिए अगर हरियाणा में एक व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हुआ तो अगर उसको 80,000 रुपए मिल रहे तो वहां पे 40 भी नहीं मिल रहे। इस तरह की स्थितियां भी हैं। तो नौकरी का मुद्दा बहुत संवेदनशील है और अगर उसमें मैंने जैसे कहा कि जितनी अधिक एक तो तेजी से भर्ती होगी उतना बेहतर है। और ये जो आप बात कह रहे थे, जो अभी आंकड़े दे रहे थे, वो सही दे रहे हैं कि बहुत सारी परीक्षाओं में ऐसा हुआ है। अंग्रेजी में भी मुझे बताया किसी ने कि जितने पद हैं उससे कम संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो लिखित परीक्षा पास कर पाए। लेकिन अब अगेन ये मैंने बताया ना, ये एक यक्ष प्रश्न है, क्या करें आप क्या ऐसे शिक्षक लगाना चाहेंगे जो बुनियादी वो नहीं लिख सकते? लेकिन अगेन ये डिबेटेबल हो सकता है मुद्दा। यहाँ चंडीगढ़ में मैं आपको बता दूं,
कांस्टेबल, ये तो चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर का उदाहरण दे रहे थे या और परीक्षाओं का उदाहरण दे रहे थे, यहाँ कांस्टेबल की भर्ती में भी एक बार चंडीगढ़ की मैं आपको बता रहा हूं, लगभग वर्ष पहले की बात होगी, कि जितनी रिक्तियां थी उससे कम लोगों ने रिटर्न परीक्षा उत्तीर्ण की। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको हमें थोड़ा बैठ के सोचना चाहिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे हमारे किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। वो मतलब ये वाइडर प्रश्न है, इस पे केवल हम आरोप प्रत्यारोप कर दें, उससे बेहतर है कि इसके लिए एक स्थायी तौर पर समाधान और एक स्थायी समाधान की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है पंकज जी, क्योंकि चर्चा का विषय आज इनसाइडर और आउटसाइडर वाला नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मुद्दा उठा तो मैंने समझने का प्रयास किया हमारे गुरमीत जी से, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं अब आपसे ये समझना चाहूंगी कि एक इसे राजनीतिक पहलू से ना देखकर आप भी और जो हमें सुन रहे हैं दर्शक भी, और हर कोई उस फेज से निकला है जब किसी ने किसी भी एग्जाम की तैयारी की होगी, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब कोई अभ्यर्थी तैयारी करता है तो वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होता है कि उसकी फला फला तारीख को एग्जाम होने वाला है और उसी हिसाब से तैयारी करता है, उसने मन बनाया होता है। लेकिन अचानक से जब उसकी तारीख नजदीक आ रही होती है और उसे 10 दिन पहले पता चलता है या 2-4 दिन पहले पता चलता है कि वो एग्जाम अब पोस्टपोन कर दिया गया है, तो मैं फिर से दोहराऊंगी कि राजनीतिक लिहाज से नहीं, लेकिन सोचिए कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चे के माइंडसेट पर क्या गुजरेगा। नहीं, निसंदेह मैं तो इसमें कुछ बोलने में गुरेज ही नहीं है। बिल्कुल माइंडसेट पे प्रभाव पड़ता है। बच्चा जिस इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई कर रहा है, जो वो एक माइंडसेट रखता है कि मेरा एग्जाम 20 तारीख को है, तो 20 तारीख से पहले सारी चीजों कवर करता है और अपने आप को मेंटल फ्री करना चाहता है उससे 1-2 दिन पहले कि भाई अब मैं रिलैक्स हूं और अपना परसों एग्जाम या इंटरव्यू रिटर्न टेस्ट जो भी है वो मुझे करके आना है। तो बच्चा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार होता है। अचानक से उसे पता चले कि भाई एग्जाम नहीं है। मैं एक उदाहरण है, जैसे कि आपकी डिबेट 5 से 6 चलनी थी, हम सबको बुलाया गया एज ए गेस्ट कि आप लोगों को आके पार्टी का अपना वो रखना है, और अचानक से हमने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। मैंने भी, इंडियन नेशनल लोकदल ने भी, गुरमीत ने भी और कांग्रेस वाले साथी ने भी, हम सबको पता चले कि अब आप आज डिबेट नहीं करना चाह रहे, तो ये हमें भी एकदम से डिसअपॉइंट करेगा कि यार डिबेट की हमने तैयारी कर ली थी और अब डिबेट नहीं हो रही है। तो वो थोड़ी देर के लिए एक माइंड जो है डिस्टर्बेंस जरूर आती है। और जबकि बच्चों का ये अपना कैरियर के लिए होता है, कैरियर की अपॉर्चुनिटी देख रहे होते हैं उस समय पर कि हम नौकरी लग जाएंगे, हमारा घर परिवार चल जाएगा, और ऐसा अगर होता है तो डिसअपॉइंटमेंट जरूर आती है। क्यों नहीं आती, सभी को आती है। इसमें मैं बोलने में क्यों शर्माऊंगा जी, इसकी परेशानी नहीं होती ऐसे कैसे कह दें। सभी को परेशानी होती है, उन बच्चों को भी परेशानी हो रही होगी जो इन एग्जाम्स के लिए तैयार थे। हाँ, जो लेकिन जिस रीजन की वजह से ये हुआ है, वो रीजन एक बार एचपीएससी की तरफ से हम सबको पता चल गया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज रहे या ये कोई कोर्ट का मामला था, जो भी कोई एक ऐसा इश्यू जरूर रहा होगा, क्योंकि युवाओं के साथ हमेशा खड़ी रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मैं बार बार कहता हूं कि बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां देने का अगर चलन पूरे देश के अंदर किसी सरकार ने चलाया तो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी जी के पूर्व में रहे मनोहर लाल जी की सरकार ने चलाया, जिसकी तारीफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की। और अभी गृह मंत्री जब हरियाणा में आए थे अमित शाह जी, उन्होंने भी तारीफ की कि बिना खर्ची पर्ची के हरियाणा के अंदर जो पहले नौकरियां कैसे कैसे बढ़ती थी, कैसे नेक्सट चलता था नौकरियों का, कैसे अपने बच्चों के लिए सभी के घरों पर जाते थे, हाथ पैर जोड़ते थे किसी एमएलए एमपी के कि हमारे बच्चे को नौकरी लगवा दो। लेकिन आज हमारा गरीब का बच्चा, जो काबिल बच्चा है, वो काबिल बच्चा वहां तक पहुंच जाता है, तो इसमें किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। अभी गुरमीत सिंह जी भी कह रहे थे, मैंने देखा भी था कि 613 में से 151 बच्चे तो आए, लेकिन कट ऑफ लिस्ट तो देखिए दीपिका जी, मात्र 35% जो कट ऑफ लिस्ट थी, वहां पर 35% अगर बच्चे किसी बच्चे के एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो क्या आप उसको उसमें क्वालिफाई मान लेंगे? क्या ये जस्टिफाई होता है क्या कि भाई आपने तो 612 में से 151 ही बुलाए, आपको 1200 बुलाने चाहिए थे? मैं सिर्फ इन दोनों साथियों से जो विपक्ष के साथी बैठे हैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिन बच्चों के 35% भी अगर मार्क्स नहीं आए, क्या उनको क्वालिफाई मान लेना चाहिए? एक मापदंड है, एक बना रखा है कि भाई कट ऑफ लिस्ट जो 35% तो मिनिमम चाहिए। अब जैसे एमबीबीएस का हमारा होता है तो 50% नंबर चाहिए, 50% चाहिए तो चाहिए। अगर 49 भी है और वो ऐसे आप उसके लिए झगड़ा करना स्टार्ट कर दे तो वो तरीका नहीं है। इसमें अगर कोई आपका सुझाव है विपक्ष का, वो विपक्ष अपना सुझाव जरूर बताए। अब मैं भी कहने लग जाऊं कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथी, आपके कार्यकाल में भैया मात्र 15,000 नौकरियां दी गई थी। क्या आपके समय पर युवा बेरोजगार नहीं था, या मात्र 15,000 बेरोजगार था आपके कार्यकाल के अंदर? आपने सिर्फ 15,000 युवाओं को नौकरी दी थी।
और उसमें भी जेबीटी का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें आपके सुप्रीमो जेल का आरोप काट किया प्रत्यारोप है। मत करिए तो ये लांछन है। पंकज जी मैं आज आरोप करने का समय मैंने आपसे जब शुरुआत में ही सवाल किया था तो मैंने आपसे सीधे यही बोला था, मैं सुनूंगी आपकी पूरी बात भी, आपको समय भी दूंगी, लेकिन आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो मैंने शुरू में ही ऐड ऑन किया कि राजनीतिक पहलू पर ना जाकर एक उस दृष्टिकोण से सोचा जाए और सुना जाए कि जो युवा भी हमें सुन रहे होंगे, जो उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि मान लीजिए अगर 10 तारीख की तो उन्होंने तैयारी की, अपने मन बनाया हुआ है, तो उनके लिए कितना बड़ा सेटबैक है। कारण चाहे जो भी रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो विश्वास है वो डगमगा जाता है, चाहे स्टेट पीसीएस की हम बात करें या फिर किसी और सर्विसेज की मैं बात करते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास में वीरेंद्र जी। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया है इनसाइडर आउटसाइडर का, ये आप लोगों की राय है कि आप इसे किस पहलू से देख रहे हैं, लेकिन गुरमीत जी ने अभी इसे विस्तार से समझाया भी है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि अगर इस तरह से भर्तियां निकाली जा रही हैं, रद्द की जा रही हैं, अगर उसके लिए आप लोग युवाओं की आवाज बनेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि बजाय आप ये मुद्दे उठा रहे हैं। दीपिका जी, मुद्दा हरियाणा का और बारी के अलावा भी अभी मेरे बीजेपी प्रवक्ता साथी कर रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही नियुक्ति पत्र दिए, उस पर मैं जानना चाहता हूं। अभी मेरे एक साथी ने भी ये बात रखी थी, हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की भर्ती हुई, उसके अंदर 613 पदों में से 151 को पास किया गया। उसी भर्ती में एससी कैटेगरी के 60 पद थे, उसमें से 2 पास किए गए। बीसीए के पद थे, उसमें 85 पदों में से 5 पास किए गए। बीसीबी के अंदर 36 पद थे, उसके अंदर तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो आप